हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे प्रशासनिक कृत्यों का न्यायिक पुनर्विलोकन। जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत के जन्मदाता अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल को माना जाता है। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1803 में मारबरी बनाम मेडिसन के वाद में किया था। न्यायालय ने यह संप्रेषित किया था कि निश्चित रूप से लिखित संविधान का निर्माण करने वाले सभी लोगों की यह धारणा होती है कि वे राष्ट्र के लिए मौलिक एवं सर्वोच्च विधि निर्मित कर रहे हैं। परिणामतः इस प्रकार सभी सरकारों का यही सिद्धांत होना चाहिए कि विधायिका का संविधान विरुद्ध प्रत्येक कार्य शून्य होगा। जिन देशों में लिखित संविधान है वहाँ न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत संविधान के अंतर्विष्ट होता है। संविधान की व्याख्या न्यायपालिका द्वारा किया जाता है तथा वह संविधान प्रावधानों के विरुद्ध पाए गए विधि भी अधिनियमन या कार्यपालकीय कृत्य को अकृत्य और शून्य घोषित कर सकती है। न्यायिक पुनर्विलोकन विधियों तथा कार्यों की उनकी वैधानिकता के आलोक में परीक्षण करने का तरीका है। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत संविधानवाद का परिणाम है जो विधि के अधीन सरकार की अपेक्षा करता है, न कि विधि के ऊपर सरकार की। इस संविधानवाद केवल देश के नागरिकों के ऊपर विधि की सर्वोच्चता की अपेक्षा करता है, बल्कि देश की सरकार के ऊपर संविधान की सर्वोच्चता की अपेक्षा करता है। प्रोफेसर कॉर्विन के अनुसार न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके अंतर्गत वे विधानमंडलों द्वारा पारित अधिनियमों की संवैधानिकता की जांच करते हैं तथा किसी भी असंवैधानिक विधि को परिवर्तित होने से रोकने का अधिकार रखते हैं। इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च होती है, इसलिए उसके द्वारा पारित अधिनियम को न्यायालय शून्य नहीं घोषित कर सकते हैं। भारत में अमेरिका के समान संविधान सर्वोच्च है। न्यायालय का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि कार्यपालिका की कार्यविधि के अनुसार हो। अतः विधायिका द्वारा पारित अधिनियम से यह अपेक्षित है कि वह संविधान की अपेक्षाओं के अनुरूप हो तथा वह न्यायालय को निर्णित करना होता है कि अधिनियम संविधान की अपेक्षाओं के अनुरूप है या नहीं, और यदि यह संविधान के उल्लंघन में पाया जाता है तो न्यायालय उसे असंवैधानिक एवं शून्य घोषित कर देगी। भारत के संविधान के अंतर्गत यह शक्ति उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में प्रत्येक अनुच्छेद 13, 32, 131 to 136, 143, 226 एवं 246 में पुनर्विलोकन का सिद्धांत निहित है। यद्यपि न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अनुच्छेद 31B में न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत पर एक प्रतिबंध अधिरोपित करता है। अनुच्छेद 31 का B के अनुसार 9वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों में विनियमों में से और उनके उपबंधों में से कोई इस आधार पर शून्य या शून्य हुआ नहीं समझा जाएगा कि वह अधिनियम विनियमन का उपबंध इस भाग के किसी उपबंधों द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उसे छीनता है या न्यून करता है, और किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी भी प्रतिकूल निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी उक्त अधिनियमों और विनियमों में से प्रत्येक उसे निरसित या संशोधित करने की किसी सक्षम विधानमंडल की शक्ति के अधीन रहते हुए प्रवृत्त बना रहेगा। यह ध्यान देने योग्य है कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए अधिनियम या विनियम मूल अधिकारों का उल्लंघन करने के बावजूद संविधान बने रहेंगे क्योंकि इन्हें अनुच्छेद 31 के B का संरक्षण प्राप्त है। किंतु माननीय उच्चतम न्यायालय ने IR सेलो बनाम तमिलनाडु राज्य AIR 2007 के ऐतिहासिक निर्णय में यह धारित किया है कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए अधिनियम का न्यायिक पुनर्विलोकन कर उसे विखंडित किया जा सकता है यदि वह संविधान के आधारभूत ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है।
ऐसे अधिनियमों को अनुच्छेद 31B का संरक्षण नहीं प्राप्त होगा, किंतु यह आवश्यक है कि उन्हें 24 अप्रैल 1973 के पश्चात नवी अनुसूची में सम्मिलित किया गया हो। न्यायिक पुनर्विलोकन का अवधारण को अमेरिका से लिया गया है। भारत के संविधान में निहित अनुच्छेदों में अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति निहित है। अनुच्छेद 13 का 2, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 245, 246, 254, अनुच्छेद 137। भारत के संविधान के अंतर्गत विधेयकों को निम्नलिखित परिसीमाएं हैं। मूल अधिकार, संविधान द्वारा प्रगणित विधायी क्षमता, विशिष्ट विषयों के बारे में सीमाओं का अधिरोपण करने वाले संविधान के अन्य उपबंध। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान के द्वारा अनुच्छेद 13 के 1 तथा 13 के 2 में दी गई है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति द्वारा इस बात का निर्धारण किया जाता है कि कोई भी विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है या नहीं। इस प्रकार न्यायिक पुनर्विलोकन के द्वारा विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की शक्ति के प्रयोग पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायपालिका में निहित वह शक्ति है जिसके अंतर्गत वह विधायिका द्वारा निर्मित विधि या कार्यपालिका कृत्यों को असंवैधानिक घोषित करती है। न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान में संरक्षित करने का यह एक साधन है, क्योंकि संविधान सरकार में विभिन्न विधानमंडलों की सीमा निर्धारित करता है। उन सीमाओं को अतिक्रमण की स्थिति में न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन द्वारा सही स्थिति में अवधारण की शक्ति प्राप्त हो जाती है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत किया जाता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में सबसे पहले कहा गया है कि न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान का अभिन्न भाग है और मूलभूत ढांचा है। मद्रास राज्य बनाम बीजी राव AIR 1952 SC उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि हमारे संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित अनेक अनुच्छेद हैं जो स्पष्ट रूप से न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करते हैं कि विधि की संवैधानिकता की जांच करे। न्यायालय को यह कार्य संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से अधिरोपित कर्तव्य के निर्वहन हेतु करना पड़ता है। AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य AIR 1950 SC 27 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया है कि भारत में संविधान सर्वोच्च है और किसी भी विधि की वैधता की अनिवार्य शर्त है कि वह प्रत्येक दशा में संवैधानिक अपेक्षाओं के अनुरूप हो एवं कोई अधिनियम संविधान है या नहीं यह निर्णित करना न्यायालय का कार्य है। L चंद्र कुमार बनाम भारत संघ AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि अनुच्छेद 32 तथा 226 के अंतर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान की आधारभूत ढांचा है तथा उसे अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन द्वारा भी नष्ट नहीं किया जा सकता। अतः उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करके विधियों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है यदि वे संविधान के भाग 3 के उपबंधों के उल्लंघन करती है। अनुच्छेद 31 का स में न्यायिक पुनर्विलोकन का अपवर्जन करता है तथा उपबंधित करता है कि अनुच्छेद 39 का ब और स में विहित नीति निर्देशक तत्वों के कार्यान्वयन के लिए पारित विधियों को इस आधार पर न्यायालय को चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वे अनुच्छेद 14 और 19 में प्रत्याभूत मूल अधिकारों से असंगत है या छीनती है या न्यून करती है। मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ और अन्य 2014 के बाद में संविधान के अनुच्छेद 226, 227 में अंतर्निहित उच्च न्यायालय की
न्याय निर्णयन पुनर्विलोकन शक्ति का न्यायाधिकरण को अंतःकरण की वैधता एवं संवैधानिकता पर प्रश्न उठता है। प्रशासनिक कृत्यों का न्यायिक पुनर्विलोकन का उद्देश्य। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग का उद्देश्य कार्यकारिणी की अनियंत्रित कार्यशैली पर नियंत्रण आरोपित करना है। प्रशासनिक कार्यों पर न्यायिक पुनर्विलोकन का मुख्य उद्देश्य है कि प्रशासन को अपनी सीमा के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्य करने के लिए विवश किया जाए। प्रशासनिक न्यायिक पुनर्विलोकन के आधार या प्रशासनिक न्यायाधिकरणों पर न्यायिक नियंत्रण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने अधीनस्थ सभी न्यायाधिकरणों तथा अन्य सभी ऐसे निकायों पर जो न्यायिक कार्य करता हो अथवा नियंत्रण रखे। अनुच्छेद 227 के अंतर्गत अधिकार की प्रकृति सर्वेक्षण वाली है। प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के कार्यों का न्यायिक समीक्षा तब की जा सकती है जब वे अपने क्षेत्राधिकार से आगे बढ़ जाएं या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया जाए। प्रशासनिक कृत्यों का न्यायिक पुनर्विलोकन के अन्य आधार। प्राधिकारी द्वारा अपने शक्तियों का सीमा लांघने पर। दूसरा, विधि संबंधी भूल पर। तीसरा, नैसर्गिक न्याय के किसी नियम का उल्लंघन होने पर। क्षेत्राधिकार की अनुपस्थिति होने पर। विषय वस्तु की प्रकृति के कारण क्षेत्राधिकार का अभाव या क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से मना करने पर। विनिश्चित साक्ष्य पर आधारित ना हो। कपट और दुस्संधि द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर। मूल अधिकारों का प्रभावित करने पर। निष्कर्ष कंक्लूजन। न्यायिक पुनर्विलोकन की विधि शासन का एक आवश्यक तत्व है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 तथा 226 के अंतर्गत वैध है। अतः न्यायालय प्रशासनिक कृत्यों के ऊपर अवैधता, असंवैधानिकता, अयुक्तियुक्तता तथा प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों के आधार पर नियंत्रण रख सकती है। सार, इस वाद में न्यायाधीश नारीमन का मत था कि उच्च न्यायालय की पुनर्विलोकन की 226-227 की प्रदत्त शक्ति का न्यायाधिकरण अपने प्रावधानों के अनुरूप शक्ति को राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरणों का प्रतिस्थापित कर दिया गया है, जिसे वास्तव में नहीं किया जा सकता है। अतः इसमें संसद द्वारा अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया गया है। इसलिए मैं न्यायाधिकरण को भारत के उच्चतर अभिलेख न्यायालयों के विशेष क्षेत्राधिकार में अतिक्रमण होने के कारण असंवैधानिक घोषित करता हूँ। इस मामले में उच्च न्यायालय का अनुच्छेद 226-227 के अंतर्गत पुनर्विलोकन की शक्ति का अतिक्रमण किया गया, क्योंकि न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार न्यायाधिकरण के निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील 60 दिनों के भीतर सीधे उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। चूंकि धारा 6 के सब क्लॉज 2 के ख के अंतर्गत अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति में न्यायिक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं है, इसलिए यह असंवैधानिक है। अंततः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है, चूंकि संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, वे वेस्टमिनिस्टर मॉडल के तहत इस शक्ति द्वारा न्याय निर्णयन को किसी वैकल्पिक न्यायालय एवं न्यायाधिकरण के अंतर्गत भी किया जा सकता है, परंतु यदि उसे अंतर्निहित न्याय निर्णयन न्यायालय को विशेष एवं मानक दर्जा प्रदान नहीं किया जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण अधिनियम की अत्यावश्यक धारा 5, 6, 7, 8, 13 असंवैधानिक होने के साथ साथ संपूर्ण अधिनियम असंवैधानिक है।